शुरुआत करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अगर किसी को भी इंसानियत देखनी है तो उसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर कफ़ील में आप लोग देख सकते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि आज हमें डॉक्टर कफ़ील से रूबरू होने और उनसे बातचीत करने का मौका फ़राहम हुआ। तो नाज़रीन, आज हमारे बीच वही डॉक्टर कफ़ील मौजूद हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में गोरखपुर बच्चों वाले कांड में अपनी जान की परवाह करते हुए इतने सारे बच्चों की जानें बचाई और उसके बाद उन्हें किसी अवार्ड से, किसी इनाम से, किसी रिवॉर्ड से जो है गवर्नमेंट ने नवाजने की जगह जो है बस यातनाएं दी, दुख दिया, पीड़ा दी, कष्ट दिया। इसके सिवा उनको जो है कुछ भी नहीं दिया गया। और मैं बहुत अपने आप पर थोड़ा खुश नसीब समझती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे टाइम दिया और हम सब से जो है वो बात करने का मौका दिया। और आज भी जो डॉक्टर कफ़ील हैं वो भी इंसानियत का काम कर रहे हैं। आज भी वो इतने कैंप्स लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए। आज इंसानियत अगर किसी को सीखनी है तो वो उन्हीं से सीखे। और हम सब लोग मिलके उनकी जो तकलीफ़ें हैं उन सब के लिए जो है वो दुआ करें कि उनकी तकलीफ़ें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी दुआओं उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको कम कर दें। तो मैं पूछना चाहूँगी ये मोहम्मद फैज़ल भाई एक मैसेज कीजिए ताकि मैं डॉक्टर कफ़ील जो हैं उनको जो है अपने साथ ऐड कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और दुआएं कीजिए। उन्हें बहुत दुआओं की ज़रूरत है। सच्ची इंसानियत अगर किसी को देखनी है तो वो डॉक्टर कफ़ील हैं। और मुझे उनसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, उनसे बड़ा उदाहरण, उनसे बड़ा इस चीज़ के लिए जो है कुछ चीज़ नज़र नहीं आती जो मैंने उन भाई के अंदर देखी है। और वो आज भी इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं और इतनी तकलीफ़ें जो हैं वो झेल रहे हैं, लेकिन वो अब भी जो है इंसानियत से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिसे कहना चाहिए अल्लाह का नेक बंदा और बहुत अच्छा बंदा, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया उसके ऊपर वो पूरी तरीके से जो है वो फॉलो कर रहे हैं और इतनी मुश्किलात आने के बावजूद भी। जी मुजम्मिल भाई उनसे कहिए कि उनको करें। मोहम्मद फैसल जो हैं वो मुझे एक मैसेज करें। मैं इंतज़ार कर रही हूँ मोहम्मद फैसल भाई का ज्वाइन करने के लिए। जी मैं ठीक हूँ कमर भाई। जी कविता जी भी हमें देख रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल भाई उनको कहिए एक मैसेज करें। अच्छा आपको मुजम्मिल भाई आपके साथ भी वही दिक्कत हो रही है, आपका कैमरा शो नहीं हो रहा है। फैसल भाई का कहिए। अगर आपको शो हो रहा है। हाँ जी नवाज भाई वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। एडिंग दिखा रहा है। हम चाहते हैं हम उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनके दुख को, उनके उस एक साल का जो उन्होंने झेला है उन सारी चीज़ों को जो है हम भी उन सारी चीज़ों से जान सकें। हम कुछ कर नहीं सकते, दुआ कर सकते हैं। ये डिक्लाइन हो गया मुजम्मिल भाई।
मुजम्मिल भाई फिर से भेजिए। नमस्ते कविता जी। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल भाई फिर से रिक्वेस्ट, एक मैसेज कीजिए मुझे, या वालेकुम अस्सलाम मकसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फ़िरोज़ अहमद अशरफ़ी। जी भाई। मुजम्मिल भाई कैमरा वैसे ही रोटेट करके हॉरिजॉन्टल पे ऐसे करके रखिए जैसे आपको मैंने बताया था आज, ऐसे करके, ताकि हम चाहते हैं कि उनको पूरी तरीके से सब देख सकें, इस वजह से जो है ये किया था। ऑटो उस पे कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं की वजह से अपना सारा, मैं बाहर थी, उन्हीं की वजह से कि टाइम था 5 बजे का, मैं सब छोड़ के आई थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा थे, तो मैंने कहा हमें जो है वो ये करना है, और बात सुनना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं उनसे। मुजम्मिल भाई ऐसे करके ही ऐड कीजिएगा। फैसल भाई होंगे वो बता देंगे, आपके साथ डॉक्टर कफील होंगे वो बता देंगे। जी जी भाई, जी भाई डिक्लाइन हो रहा है भाई, बार बार डिक्लाइन हो रहा है। आप मोहम्मद फैजल भाई गए, उससे कर लीजिए। आप जब तक इसको ऐसे करके नहीं रखेंगे भाई ये नहीं होगा। ऐसे करके, और ऊपर जो ऑटो वाला है ना, ऑटो वाला लेटा दीजिए फोन को, और ऑटो वाला जो है ना, जो ऐसे करके जो पिक्चर्स आप लेते हैं वैसे ऑटो पे डाल दीजिए, एकदम हो जाएगा। जी लड्डू भाई। कनेक्टिंग हो, जी 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 हो रहा है। आप जब तक ऐसे करके नहीं रखेंगे, जी मुजम्मिल भाई हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डॉक्टर साहब। हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। जी खैर मकदम डॉक्टर साहब आपका इस लाइव शो में, और खैर मकदम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी डॉक्टर साहब, खैर खैर मकदम, आपका इस्तकबाल है हमारे लाइव शो में, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि जी आपसे शुक्रिया, मेरी बहुत बहुत मुलाकात शुक्रिया। हो रही है इस तरह से। जी मेरे पास डॉक्टर साहब कट शब्द रहा बहुत नहीं है ये मुझसे, कहने वाईफाई के जोड़। लिए। वाई जी डॉक्टर, आवाज थोड़ी इंटरप्ट हो रही है जी। अब आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है आवाज? वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। आवाज थोड़ी कट रही है।
जी नेटवर्क प्रॉब्लम। जितने लोग हैं प्लीज बने रहिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग जो हैं उनकी बातों को, उनकी तकलीफ को, जो उनके साथ किया गया, उन सब चीजों को सुन सकें। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अब एकदम साफ आवाज आ रही। जी खैर मकदम, वेलकम। और डॉक्टर साहब, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और जिसे कहना चाहिए अल्लाह का सच्चा बंदा और नेक बंदा और इंसानियत की सच्ची पहचान, वो आप हैं। और आपने इतनी मुसीबतें झेली और आज भी आप जो हैं वो बने हुए हैं, और वही काम आज भी आप इतने कैंप्स लगा रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं आपका लास्ट ईयर का जो कांड हुआ था वो चाहती हूँ कि इस लाइव के थ्रू पूरी दुनिया जो है इंटरनेशनली वो सब सुने, आपने कितने कष्ट झेले हैं और कितनी मुसीबतें जो हैं वो आप आज झेली हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उस 10, 11, 12 के बारे में तो मैं कई यहाँ बोल चुका हूँ। अब बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत जो दर्दनाक 52 घंटे थे हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं, और जो 45 बच्चों की मौत हुई, बहुत इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। पर यह है कि जैसे अभी कल की बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक नया स्टेटमेंट दिया है जी कि वहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो पिछले साल हुआ उसमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। तो एक तरह से उन्होंने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका स्टैंड पब्लिक में एक डिफरेंट रहता है और कोर्ट में डिफरेंट। अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद में इन्होंने एफिडेविट जमा किया, उसमें उन्होंने इस बात को माना कि 10, 11, 12 लिक्विड तारीख को, अगस्त को पिछले साल लिक्विड ऑक्सीजन नहीं था, और उसकी वजह से बच्चों की मौतें हुई। डॉक्टरों ने जंबो सिलेंडर से मैनेज करने की कोशिश की, फिर भी बहुत बच्चों की मौतें हो गई। ये बात खुद योगी गवर्नमेंट ने एफिडेविट से दी है। दूसरे, इन्होंने कहा कि सिर्फ इनकेफ्लाइटिस के बच्चों की मौत हुई थी, ये भी एकदम गलत है सरासर। 10 तारीख को 23 बच्चों की मौतें हुई थी, जिसमें से 14 न्यू बॉर्न थे, यानी कि नवजीवन थे, उसी दिन पैदा हुए थे या 1-2 दिन के अंदर पैदा हुए थे। 11 तारीख को जो 11 मौतें हुई थी, उसमें से 6 न्यू बॉर्न थे, और 12 तारीख को जो 11 मौतें हुई थी उसमें से 6 न्यू बॉर्न थे, 7 न्यू बॉर्न थे। तो टोटल 45 बच्चों की जो डेथ हुई थी, उसमें 27 जो है वो उसी दिन पैदा हुए थे या 1-2 दिन पहले पैदा हुए थे। 9 जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनमें इनकेफ्लाइटिस नहीं होता है। तो इस तरह के बयान देके उस चीज को वो झुटलाना चाहते हैं, जो कि पूरी दुनिया इस बात की सच्चाई को जानती है कि उस रात क्या हुआ। मुझे आज भी वो रात याद है, जब मुझे रात में मैसेज आया कि लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई है, और जो रिजर्व में जंबो सिलेंडर्स रखे थे वो भी खत्म हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं। हम लोगों ने कहते हैं कि 52 घंटे में, मेडिकल लैंग्वेज में एक टर्म है कि चड्डी नहीं बदली, बिना खाए पिए 48 घंटे लगे रहे। और उस वक्त 400 बच्चे एडमिट थे, फिर भी हम लोग 45 बच्चों को बचा नहीं पाए। तो ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये झूठ है। दिस इज अ फैक्ट दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और दिस इज आल्सो अ फैक्ट दैट देयर वाज अ इंक्रीज नंबर ऑफ मोर्टेलिटी इन दिस 3 days। लिक्विड ऑक्सीजन 7:30 PM ऑन 10 अगस्त को खत्म हुआ था, और 12 तारीख को रात में 11:30 बजे टैंक राजस्थान से आया था। पुष्पा सेल जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करता था बीआरडी को, वो पिछले 6 महीने से ये बात लिख रहा था कि मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। मेरे 20 लाख हो गए दे दो, मेरे 40 लाख हो गए हैं दे दो, मेरे 60 लाख हो गए हैं दे दो। और आखिरकार उसने बंद कर दिया। वो 19 लीटर जो उसने
डीएम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हेल्थ मिनिस्टर को, डीजीएमई के गुप्ता को लिखे थे। किसी ने भी उस चीज का गंभीरता से सीरियसली उसको नहीं लिया और उन मासूमों की जान गई जो इस दुनिया में कुछ दिन पहले आए थे। उसके बाद उस चीज को छिपाने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था, जो मुझे बनाया गया। मेरा अल्लाह जानता है, और मैंने जो भी कुछ भी किया उन मासूमों को बचाने के लिए, उसका कोई वो नहीं है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ हर जगह कि उन 45 पेरेंट्स के बारे में भी बात करनी है जिन्होंने अपने मासूम खो दिए हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने 13-13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, उनकी कोख में कोई बच्चा आया था, किसी के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद आए थे। तो एक बहुत बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव, कहते हैं स्टोन हार्टेड पीपुल है ये लोग, जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स जानते हैं। हम लोग कॉमन मैन हैं, छोटे आदमी हैं, इन लोगों से तो कोई आर्गुमेंट कर नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये चाहते हैं कि मैं डॉक्टर कफील चुप हो जाऊं और उस चीजों को खोलूं ना हूं, तो ये उनके लिए उनकी सोच गलत है। बहरहाल उसके बाद 9 महीने जिस तरह से टॉर्चर किया जेल में, वो भी पूरी दुनिया को पता है। वो तो एक गुजर गई थी, पूरी फैमिली को बनाया। उसके बाद जब रमजान के टाइम मेरे भाई को गोली मारी गई, और आज 2.5 महीना हो गया है, एक शूटर उन्होंने पकड़े नहीं है। जब मुझे पकड़ना था तो 5-5 टीम बनी हुई थी, पूरी यूपी की पुलिस लगी हुई थी, डॉक्टर करीफ कफील जैसे टेररिस्ट है उसको पकड़ लो। मेरे भाई को गोली लगी जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद था, उससे 500 मीटर दूरी पे। और आज 2.5 महीने बाद भी हम लोग हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूछते हैं उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो कहते हैं चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे हैं, पर कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। बड़े भाई पे भी केस कर दिया है। मुझे ना नौकरी से निकाल रहे हैं ना रख रहे हैं। आज 1 साल हो गया है सस्पेंड किए हुए। किस तरह से जिंदगी चलेगी इसका भी कोई वो नहीं है। तो भाई अगर नौकरी नहीं रखनी है तो आप निकाल लो, मैं डॉक्टर हूँ, कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगा, अपनी जिंदगी चला लूंगा। तो वो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। पर कहते हैं कि ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है, वो बेशक। देखता है। जी। डॉक्टर साहब, अभी मैंने देखा, कई जगह देखा, आप अभी भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा रहे हैं और वही बच्चों के फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा, रिसेंटली देखा, आप जगह जगह जाके आज भी वही ह्यूमैनिटी का काम आज भी कर रहे हैं। जी। वो तो देखिए डॉक्टर का काम होता है। और जी। इंकेफ्लाइटिस वहाँ पे इस तरह फैल रहा है। 1600 बच्चे अभी भी 1 जनवरी से अगस्त खत्म होने वाला है, अपने जान खो चुके हैं। और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हमने वो दे दिया है, पर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी गांव में, आप विलेजेस में जाइए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक सफेद हाथी के मतलब हाथी के दांत की तरह है। वो काम बस दिखाने के लिए है, कोई काम नहीं होता है। तो गरीब बेचारा अभी भी मर रहा है। तो इसलिए अपनी कोशिश जो है, दूसरे जब जेल में रहा तो उस चीज का एहसास हुआ कि शायद वो अपने लिए सिर्फ जिंदगी नहीं जी जाती है, और ये जो रेजीम जो है योगी जी की और मोदी जी की कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो कैंप तो मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा और हमेशा करता, मतलब गरीबों के लिए करता रहूंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट अगर छोड़ भी देगी उसके बाद भी मैं गोरखपुर में ही रह के उन बच्चों को जो इनकेफ्लाइटिस से मर रहे हैं उनसे उनके जान बचाने की कोशिश करता रहूंगा। आपने बहुत साउंड आप बिल्कुल नहीं आ रहा है, करें। अब आ रही है? अब आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी आ रही है। मैं ये कहना आपको चाहती हूँ मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी जी जी।
डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, आपकी फैमिली और आप इतना सफर कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में भी, तो अब क्या सोर्स ऑफ इनकम है? क्योंकि भाई भी आपके जो है उनको जो है शूट कर दिया था, गोली मार दी गई थी, और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो कैसे सारी चीजें चल रही हैं? जैसे मैंने ट्विटर पे भी देखा, आपके लिए ट्रॉल चल रही हैं, सब लोग आपके लिए बहुत जितना हो सकता है उतनी मदद कर रहे हैं। फिर मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आप कैसे हर चीजों को, इन क्राइसिस से कैसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं? हम भी चाहते हैं आपकी ये हेल्प दो करना, तीन सब बातें चीज। हैं आपने जी, दो तीन जी। बातें आपने एक साथ कह दी। पहली बात है जो ये है कि फाइनेंशियल कैसे चल रहा है, तो बता दूं, जब मैं जेल में था तो मुझे नहीं सिर्फ परेशान किया, मेरी पूरी फैमिली को परेशान किया। दो भाइयों का बड़ा बिजनेस था, और जी। अल्लाह ताला ने जमीन जायदाद के नाम पे पुश्तैनी बहुत वो दी हुई है, कि आज भी अगर जमीनें बिक जाएं तो करोड़ों की जमीनें हैं, जिंदगी आसान हो सकती है। जी। भाई के बड़ा बिजनेस था बैटरी इन्वर्टर का, उसको भी जी। पुलिस ने ही जो है बर्बाद कर दिया। कि कोई भी, अब गोरखपुर में ये हालत हो गई है कि डॉक्टर कफील से या डॉक्टर कफील के भाई से कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। जो बैटरी इन्वर्टर ले गया वो पैसे वापस नहीं करता है, और कोई खरीदने नहीं आता है। जमीन हम बेच रहे हैं पिछले 1 साल से, कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से अछूत हो गए हैं, गोरखपुर में अनटचेबल कहते हैं। जी। इसलिए मैंने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया था, क्योंकि जब बहुत मजबूर होके वो डिसीजन था। और इंशाल्लाह जितने भी पैसे आए हैं क्राउड फंडिंग से, जितने भी लोगों ने मदद की है, मैंने वादा किया है कि वो एक एक पैसा एक कर्ज की तरह मैंने लिया है, और वो वापस उन्हीं मजलूम जरूरतमंदों के लिए यूज किया जाएगा। एक एक रुपया, बल्कि उससे ज्यादा इंशाल्लाह करूंगा। दूसरे, आप ट्रॉल की बात करते हैं तो लोग तो बोलते रहते हैं ना, वो आईटी सेल के लोग हैं। उनसे बिल्कुल। मैं कभी ना डरा हूं ना घबराता हूं। उनको बातें कहने दीजिए। उन्होंने, अभी तक लोग चिल्लाते हैं कि मैं सिलेंडर चोरी करता था। उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन की बात हुई थी, सिलेंडर्स की बात ही नहीं थी। सिलेंडर्स तो इमरजेंसी में उन बच्चों को बचाने के लिए लाए थे। मीडिया की जी। बात कहिए तो आप वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की कहते हैं। उसी मीडिया ने मुझे 2 दिन भगवान, फरिश्ता, अल्लाह बनाया। और जब जी। योगी जी ने बोला कि तू हीरो बनता है, तुझे देखता हूँ, उसके बाद मुझे इनफेमस मर्डरर डॉक्टर कफील कह के उपाधि दे दी। मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया, हालांकि कोई पोस्ट ही नहीं है। 40 साल की उम्र होनी चाहिए आपको वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभागा अध्यक्ष डॉक्टर कफील खान बता दिया। जी। हालांकि विभागा अध्यक्ष जो है डॉक्टर महिमा मित्तल थी, अभी हैं। और मैंने 1 साल पहले ही 2016 में ज्वाइन किया था, 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, और ये 2017 में ये घटना हो गई। ना मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस था, वो होना चाहिए, वो भी नहीं था। मुझे 100 वार्ड का प्रभारी बना दिया। डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा वहां पे 100 वार्ड के प्रभारी थे, उनको बचाने के लिए मुझे बरी का बकरा बना दिया। तो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, करने के लिए लोग, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये फॉर्च्यूनर इनोवा से चलने वाले जो है पैसा मांग रहे हैं, लेकिन नवाब घर के फैमिली से है, क्यों इनको पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई? तो जिंदगी कभी कभी ये हालात बना देती है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हाँ भाई सही बात है कि करोड़ों की जमीन है, पर कोई खरीदे तो मैं तो खुलेआम सबसे कहता हूँ, भाई कोई मदद करना चाहे, इतने लोग हैं, मुस्लिम नेताएं हैं, लोगों के पास पैसे हैं। आप हैं, हम जमीन का रेट जो है, जो गोरखपुर में सर्किल रेट है, उसके उससे ही खरीद लो। बिल्कुल। तो कोई मदद करने के लिए उस तरह नहीं आता है, तो लोग बोलते हैं तो बोलने दो। मैंने फॉर्च्यूनर जब आज से 3 साल पहले अच्छे हालात में खरीदी थी, 36 लाख रुपए की खरीदी थी। आज जो है उसको बेच रहा हूँ तो 20 लाख मिल नहीं रहा है, लोन अभी भी 30 लाख रुपए है, तो मुझे उसको बेचने के लिए 10 लाख रुपए लेने पड़ेंगे। तो दुनिया के लोगों, चूंकि जमीनी हालत कोई कितना जानता है, वो नहीं, उस पर गौर नहीं करते हैं। आप लोगों को बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी है। पर इतना मुझे पता है कि अल्लाह जानता है और मेरा जमीर जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेशक। अब मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है कि आपका गुनाह जो है, अगर आप शायद मुस्लिम ना होते तो आप इस कटघरे में खड़े नहीं होते और आपको भगवान ही बने रहने दिया जाता। आपका गुनाह सिर्फ ये है कि आप एक मुसलमान हैं, सिर्फ मुझे जो लगता है। हाँ, इस बात पे मैं वाकई मतलब आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। ये मुसलमान होने की वजह से नहीं, मुझे कहते हैं
चाहे कोई अगर शायद होता उसको बलि का बकरा बनाता कि योगी जी को अपने हेल्थ मिनिस्टर को बचाना था, अपने डीएम को बचाना था, अपने डीजीएमई को बचाना था, जिन्होंने इतने लेटर्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया और इतने बच्चों की मौत हुई, तो किसी को बलि का बकरा बनाना था। मीडिया ने मुझे चूंकि भगवान बनाया, फरिश्ता बनाया और मैं लाइमलाइट में आया, तो सबसे आसान बलि का बकरा मैं था। दूसरे ये कि उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं मुसलमान हूं, ये योगी जी खुद बता पाएंगे। लेकिन अगर किसी की गंदी सोच हो, कोई गंदा सोचता हो, कुछ कोई इस तरह से सोचता हो, तो वो उसकी सोच है, पर मैं अपनी सोच को गंदगी नहीं, मतलब गंदा नहीं करूंगा। मेरी अपनी सोच, मैं जिस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हूँ, पला हूँ, उस छोड़ दीजिए, उस इन्वायरमेंट में हम सब, चाहे कोई भी जाति का था, कोई धर्म का था, हिंदू मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी कोई हो, चाहे हम लोग साथ रहते थे। मैंने कई बार कहा है कि हम भी घरौंदे बनाते थे, हम भी होली तब तक खेलते थे जब तक कपड़े फट जाए, हम भी लक्ष्मी पूजा और दुर्गा पूजा में जाते थे, और और हमने भी ईद और बकरीद की सवैयां साथ खाई हैं। तो ये कोई अगर इस तरह से सोचता है, और सही बात भी है कि पूरा इंडिया का माहौल इस तरह से बना दिया गया है कि इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, और लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे उसको खुशियां मनाते हैं। तो इस तरह इंसानियत की मौत हो रही है। तो ये मैं सिर्फ एक पहला एग्जाम्पल नहीं हूँ, बहुत से एग्जाम्पल हैं, और कोई अगर इस तरह से सोचता है तो वो उसकी सोच है, मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक। डॉक्टर साहब, क्या जिन लोगों को आपने बचाया था, जिनके बच्चों को, वो आपके साथ हैं अभी भी? और वहाँ के लोगों का रवैया क्या है आपके साथ, गोरखपुर के, जिनके लिए जी आप? जी। जी। ये ये अल्लाह का रहमत ही है कि मैं जेल में था तो कोई शायद मिलने नहीं आता था, लेकिन जब जेल से बाहर निकला तो हजारों लोग थे, और उनमें वो भी थे जिनके बच्चे, उन्होंने मतलब अपने बच्चे, उनकी मौत हो चुकी थी, तब भी वो पेरेंट्स आए थे अपना प्ले कार्ड लेके, और वो, और मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट मुझे मिले, उन्होंने बताया आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी एक बच्चे को गोद में लेके, जब आप जेल में गए थे, बहुत जहां वो फोटो चली थी, वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, दौड़ने लगा है, चलने लगा है। तो उस बच्चे को पेरेंट्स भी बहुत खुश है, और वो जो है दुआएं देते हैं, तो लोग तो साथ हैं, देखिए वो, लेकिन वो इतने गरीब हैं और वो खुद बहुत डरे हुए हैं, कोई सामने आना नहीं चाहता है, सब। आप अगर उन पेरेंट्स से जाके बात की, उस जर्नलिस्ट ने बताया कि जब मैं उन पेरेंट्स से मिला और इंटरव्यू लिया, और उनको लगा कि ये जब इंटरव्यू पब्लिश होगा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी जेल चला जाऊं। तो हुकूमत से डरते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है वो भी साथ साथ रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे बड़े मुस्लिम्स में हैं और आपने इतने अच्छे काम किए हैं, तो जो भी बड़े मुस्लिम हैं या लीडर हैं या कोई भी हैं जो रहनुमा हैं, मतलब इस देश के, क्या वो लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं आगे? जनता तो आपके साथ है, जो सेक्युलर देखिए, माइंड है सब आपके साथ है। एक बात तो मैं हर जगह कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एमएलए, किसी भी एमपी, किसी भी एनजीओ, किसी भी जमात, किसी भी संगठन ने मुझे 1 रुपए नहीं दिए हैं, ना ही मेरे जुडिशियल जो मैंने मुकदमे लड़े हैं, चाहे लोअर कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, किसी में भी कोई साथ नहीं दिया है, कोई मदद नहीं की है। मैंने अपने पैसे से मदद ली है। जो अगर कोई क्लेम करता है कि मैंने इतने पैसे डॉक्टर साहब को दे दिए, तो गलत करता है। क्राउड फंडिंग के थ्रू और अकाउंट में जो मेरे पैसे जनता ने डाले हैं, वही मुझे मिले हैं। तो आपके लिए कोई पॉलिटिकल लीडर आगे नहीं आ रहा है आपके लिए बोलने के लिए? पॉलिटिकल लीडर के देखिए, आपको राहुल गांधी जी ने लेटर लिखा था, मायावती जी ने कहा, अखिलेश जी ने सपोर्ट किया था, और ओवैसी साहब ने भी मेरे बारे में कई बार बोला है, और खुले मंच पे बोला है उन्होंने। तो कई लोगों ने बोला है, ऐसा नहीं है, पर ग्राउंड लेवल पे जो जो मुझे मदद चाहिए वो नहीं मिली है। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या कर रहे हैं और क्या आपकी मुहिम है? आप क्या, मैं पूछना चाहती हूँ आपके फ्यूचर प्लानिंग्स और ये सब। देखिए, मेरा तो फ्यूचर प्लानिंग यही है कि अभी ये सरकार जो कर रही है, पूरे माहौल इंडिया में बना दिया गया है, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, बिल्कुल। और जो झूठे वादे इन्होंने किए थे, 2 करोड़ की, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 करोड़ आपके, 15 लाख आपके अकाउंट में,
डीमोनेटाइजेशन के बाद इतने पैसे आपके, करप्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें की गई थी, और उसके उस जो पूरी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अब माहौल इंडिया का खराब करने की कोशिश कर दी है, मॉब लिंचिंग के नाम, दलितों को मारना, चाहे कि आप शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, आप मंदिर के बाहर नहीं आ सकते, आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, चाहे ऊना कांड हो, और उसके बाद इतनी मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है। किसान अपना आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और लोग अभी भी करोड़ों रुपए के खर्चे कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, और मैं इंशाल्लाह इंडिया टूर पे निकलूंगा, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, लोगों को बताऊंगा कि ये रिजीम क्या कर रही है और किस तरह से लोगों को इंसान में डिवाइड कर रही है। अब बाकी मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा डॉक्टरी बिल्कुल। पेशा है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जो इंकेफ्लाइटिस से बच्चे जंग लड़ रहे हैं गोरखपुर में, उनके साथ रहूं और हमेशा रहूंगा। दूसरे जो बीआरडी मेडल कॉलेज में 45 पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, उनको इंसाफ मिले। गवर्नमेंट जो है, आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल बयान दिया है, एक झूठा बयान, मैं कहूँगा गलत बयान, लोगों को गुमराह करने के लिए, वो उस बयान को कि कोई मौत नहीं हुई है, वो जिस तरह से हाई कोर्ट में इस बात को मानते हैं और इस बात का एफिडेविट देते हैं कि हाँ मौतें हुई थी, ऑक्सीजन कमी हुई थी, उस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करें और उन 45 पेरेंट्स को कंपनसेशन दें। आप एक अभी उन्होंने, मैंने पढ़ रहा था, एक घोषणा की कि कोई सांप काटेगा तो 4 लाख रुपए देंगे। यहाँ पे आपकी अपनी गलती की वजह से इतने बच्चों की मौत हो जाती है, और आप जो है एक कंपनसेशन, और कंपनसेशन छोड़ दिए, दो लफ्ज हमदर्दी के नहीं बोलते हैं। वो वैसे ही हो गया जब जैसे कुशीनगर में ट्रेन से हादसे से बच्चों की मौतें हुई थी, ट्रेन कटने से 13 जी बच्चों की मौत, और इन्होंने जाके कहा था नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो। जी। तो इस तरह के बयानबाजी को से कोई फायदा नहीं है। आपको दुनिया के सामने आना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट के फेल्योर की वजह से इतने बच्चे मरे, और हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा और इस बात के लिए काम करना पड़ेगा कि जो हमारा हिंदुस्तान के फाउंडेशन था, यानी इस बेसिस पे बना था, प्लूरलिज्म, ह्यूमैनिटी, प्यार, एकता, वो फिर से वापस आया। और वो माहौल जो इस तरह का बना दिया है कि बच्चे 7 साल के, 10 साल के ये बात करने लगे हैं कि ये जुनैद है, ये काशिफ है, ये मुकेश है, ये हरी है, मैं खेलने जाऊं कि ना जाऊं, तो ये एकदम गलत है, ये खत्म होना चाहिए। और हम लोगों को अपने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए बात करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। अपने सब लोगों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको जरूर ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी बयानबाजी या कोई भी ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर या कहीं भी ऐसे न्यूज, फेक न्यूज को आगे नहीं बढ़ाएं जो इंसान को इंसान से बांटती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कट्टरवादी बात करोगे तो फायदा उनको ही होता है। और रिवर्स बिल्कुल। पोलराइजेशन की राजनीति से पले बड़े हैं। योगी जी आज मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ इसी वजह से कि आप कड़ी लैंग्वेज बोलते हो, और उसका फायदा उठा के वो उन सेकुलर माइंडेड हमारे भाइयों को गुमराह करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। तो कोई ऐसे बयानबाजी से बचें, और अपने इंडिया के लिए अपने, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपका अपना हिंदुस्तान है। कोई ये कहे कि छोड़ के भाग जाओ और माओ लिंचिंग से एक दो मुसलमानों को मार के वो डरा ले जाएंगे, वो 25 करोड़ मुसलमानों को यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो आपको बिल्कुल ये सोचना है कि हिंदुस्तान से आपको कोई भगा नहीं सकता, हिंदुस्तान आपका है, बिल्कुल। और उसकी तरक्की बेशक। के लिए सबको मिलकर काम करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है, तो बेशक। इंसानियत के लिए जिए। जी। जी। डॉक्टर साहब, जब ये केस हुआ था तो उन्होंने, योगी जी ने बयान भी दिया था कि ये बच्चे मरते रहते हैं, क्या सरकार ने इनकी जिम्मेदारी ली हुई है? ये उस टाइम पे एक बयान भी दिया था उन्होंने, जो एक बहुत नहीं, योगी जी शोभा। ने नहीं दिया था। जी उन्होंने, सिद्धार्थनाथ सिंह हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने दिया था। अगस्त में मौतें होती रहती हैं। योगी जी ने ये बोला था कि जी। बच्चे पालने की सर। जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जी जी सरकार जी की जी नहीं है। जी जी जी। तो देखिए, ऐसा है कि 30 साल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो जी गोरखपुर को तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो आप, बिल्कुल। यूपी तो बहुत बड़ा है,
बेशक। समझते हैं आप, फ्रांस और जर्मनी मिला दीजिए, उतना बड़ा यूपी है। तो जो बिल्कुल। बंदा गोरखपुर को नहीं संभाल पाया 30 सालों में, वो पूरे जी। यूपी को क्या संभालेगा। तो जी। ये, इस बात को हर आदमी को समझना चाहिए। और सिर्फ एक एजेंडे को लेके वो लोग काम करते हैं। और मैं अभी केरल गया था, तो एक पत्रकार वार्ता में एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो मोदी जी और योगी को डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, आप उनको उनका विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ। मैं उस Understood. आइडियोलॉजी का, उस Exactly. आइडिया का, उस सोच का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से बांटता है। कल अलाल कृष्ण अडवाणी जी थे, उनको उस आइडिया ने, उस सोच ने प्रोजेक्ट किया और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की। आज मोदी जी हैं और कल योगी जी रहेंगे। तो बिल्कुल। इंसान से फर्क नहीं पड़ता, ना मोदी से फर्क पड़ता है, ना योगी जी से फर्क पड़ता है। फर्क बिल्कुल। यही है कि उस सोच को हमें मिटाना होगा, उस सोच को चेंज करना होगा, उस सोच में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी कि बिल्कुल। इंसान को इंसान से बदला बांटा ना जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं एक चीज कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपसे, आप शायद बताया हो आपको, और मेरी आपसे बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे, कि हमारा एक ट्रस्ट है, ईला चैरिटेबल ट्रस्ट, एक फैमिली है ईसीटी। मैं चाहती हूँ आप एक बार दिल्ली आएं, और हम आपसे मिलना चाहते हैं, और जो हमारा परिवार आपकी हेल्प कर सकता है, वो मैं सोशल साइट पे बैठ के बोल रही हूँ कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और पूरा हिंदुस्तान का, बाहर का, जितने लोग अब इस टाइम हमें देख रहे हैं, हर कोई आपके लिए दुआ कर रहा है और आपके लिए मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं जब आप दिल्ली आए तो प्लीज हमसे मिलिए, हम आपके साथ हैं, और हम फाइनेंशियली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, एक छोटी सी कोशिश। जी डॉक्टर। नहीं नहीं, मैं आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा। मैं अभी दिल्ली में था उस दिन जब उमर खालिद पे हमला हुआ था, उस जी। वक्त जी। मेरी भी स्पीच थी। जी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास ही थे हम लोग। जी। तो उस दिन भी ये मैंने बात कही थी कि मुझसे लोग कहते हैं कि गोरखपुर छोड़ के आ जाओ, वहां मैं। सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी जी। 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 जी, आप कुछ कह रहे थे हाँ, बीच मैं में। ये कह रहा था कि नहीं, जी। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं गोरखपुर छोड़ दो, यूएस आके बस जाओ, कनाडा आ जाइए, आप डॉक्टर हैं, आप कहीं भी जिंदगी चला लेंगे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के बस जाओ, गल्फ चले जाओ। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि देखो, एक तो दिल्ली में ही जब हमले हो रहे हैं, बिल्कुल। और आप कहाँ भाग के जाओगे। अगर सब लोग भाग के चले जाएं, सब गोरखपुर छोड़ के चले जाएं, तो योगी जी से लड़ेगा कौन उनके घर बिल्कुल। में। तो जी। किसी को तो उस लड़ाई को लड़ना है, और लड़ाई क्या, ये सोच की लड़ाई है। बिल्कुल। उस विचारों जद्दोजहद की। को, उस संघर्ष को कंटिन्यू करना है। जी, विचारों अब की वो लड़ाई लोग। है, क्योंकि जी। हाँ। अब जी वो चाहते भी यही है डॉक्टर साहब कि इस तरीके से वो करते रहें, और लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के यहाँ से, मुल्क से भागते रहें। मेन मकसद तो यही है कि मुसलमान चला जाए, कर वापसी इसीलिए कहा जाता है। तो मेरे सिर्फ पास तो। मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। आप देखिए, मुसलमानों के सिर्फ साथ नहीं हो रहा है, आप दलितों के साथ देख लीजिए किस तरह जी, से दलितों बिहेवियर के किया साथ जाता भी है। है। आज जी। भी जी। 72 सालों बाद जो है, उनको मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है, अपनी मर्जी बिल्कुल। से शादी करने की इजाजत नहीं है, छोटी छोटी जी। बात पे दंगा करके मारने लगते हैं। ठीक है जी। ना। आप लड़कियों को भी देखिए किस तरह से हो जाता है, जी। लड़कियों पे किस तरह से जुल्म हो रहा है, शेल्टर होम में ही रेप्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल। किसानों को देख लीजिए, कोई भी गरीब है, जो गरीब है, जो मजलूम है, उस पे ही ये पूरी सरकार करती है जुल्म। ठीक है ना। बिल्कुल। वो बिल्कुल। अपने एक कम्युनिटी की बात नहीं है, किसी कास्ट की बात नहीं है, सिर्फ एक पूरा पूरा तबका है। उस तबके में बिल्कुल। ये सारे सारे लोग आते हैं, जिनके बिल्कुल। पास यही रोज सोचना होता है कि आज क्या कमाएंगे और क्या हम शाम को खा पाएंगे, कितने बिल्कुल। पैसे हम इकट्ठा कर पाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं अपनी बात बता दूं, डॉक्टर कम्युनिटी में, आईएपी, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, इंडियन मेडिकल एजुकेशन में भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं। कभी अफसोस होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। पर बाद में यही आसात होता है, अरे ये तो वही कमाने वाले पैसे वाले लोग हैं, इनको क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है नोटबंदी से, इनको क्या फर्क पड़ता है किसी के मामूली चीज से। ये तो अपने घरों में ऐश कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो इनको बिल्कुल। इस गवर्नमेंट से जमीन पे, जो भी जमीन पे रिक्शा खींच रहा है,
वही समझ सकता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है आपके लिए कुछ भी कहने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसानियत की जीती जागती आप मिसाल हैं। और मतलब एक शेर मुझे आपकी शख्सियत को देख के याद आ रहा है, 2 लाइन कहना चाहूंगी कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो वही सारी चीजें, आपकी शख्सियत जो है शुक्रिया। वो उभर रही है, निखर रही है, और आप जो है सूरज की तरह चमक रहे हैं। और हिंदुस्तान का हर आदमी जान चुका है कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि सैल्यूट बार बार करने को दिल चाहता है आपके जज्बे को और आपकी मुझे शख्सियत भी को। एक शेर आ गया, मुझे भी जी एक शेर आ गया। जी। योगी जी जो इतने जख्म दे रहे हैं मुझे उस पे, कि जख्म इतने गहरे हो गए, जख्म इतने गहरे हो गए कि मलहम हो गए। तो इतने ज्यादा आपने जख्म दे दिए हैं कि वो खुद दवा हो गए। बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल। खुद मरहम जी की तरह काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे? आपके सारे लोग आपके साथ हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट दुआएं वन कर थिंग रहे हैं। कि फाइट इज नॉट ओवर, फाइट इज फार फ्रॉम ओवर। अभी जो लड़ाई संघर्ष है डॉक्टर कफील का खत्म नहीं हुआ है। जैसे आपने पिछले 1 साल से सपोर्ट किया, वैसे ही आपकी जरूरत होगी दुआओं में, और हर लहजे में सपोर्ट कीजिए। दूसरे, इस हिंदुस्तान को, जो सरजमी है हमारी, उसको हम लोगों को उस लेवल तक पहुंचाना है। इन जो दहशतगर्द लोग हैं, मुनव्वर राजा का एक शेर है कि तुम हमें भाई नहीं कहते हो, हमें मियाँ भाई कहते हो। तो वो उस चीजों को खत्म करना है, और हम लोगों को एकजुट होके इन 2019 हमारे लिए जीने मरने का एक दौर होगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, अगर हम एकजुट होंगे, हर हम लोग, बिल्कुल। मैं एक सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, सब लोगों की बात कर रहा सब हूँ जो इस रिजीम को द्वारा दबाए जा रहे हैं। अगर हम लोग सब लोग एकजुट होंगे, तो मैं वादा करता हूँ, मोदी जी आप दोबारा नहीं आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं आएंगे। इंशाल्लाह। बिल्कुल। सब लोगों को साथ आना होगा, और सब लोगों की जी। दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जीत जरूर होगी। और ये भारत हमारा, हिंदुस्तान जैसा था ये वैसे ही रहेगा। जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है अलग हो गए हैं, फिर एक हो जाएंगे, फिर एक हो या जाएंगे। हिंदू ना बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की इंसान। औलाद है, इंसान इंसान। बनूंगा। बिल्कुल। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका अ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। चलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जितने भाई देख रहे हैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं क्या हालात, लेकिन मैं आज इसलिए आई क्योंकि उनके साथ वो एक इंसानियत की मिसाल है, जो मिसाल कही जानी चाहिए, और उनसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने कोई नहीं है। और उनके साथ जो है इतनी यातनाएं उनको सहनी पड़ रही हैं, उनके साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं लेके आई, और आप सबसे मेरी जो है गुजारिश है कि प्लीज़ 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 उनके लिए दुआ कीजिए, और फाइनेंशियली जो हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए। और हमारा जो परिवार है, जो हमारा ट्रस्ट है, हमने भी वादा किया है जब हम मिलेंगे हम उनकी जिस तरह से भी हो सकेगा वो बिल्कुल मदद करेंगे। और उनकी मुहिम में साथ रहिए, एकजुट होइए और एजुकेटेड बनिए। और जो आज हमारा जो कहा जाता है हमें अलग करा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें मैं और तू अलग होके, अलग हटके हमें हम बनना होगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ जो है मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। आपने इतनी मोहब्बतें दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।